स्वागत है आपका। पब्लिक इंटरेस्ट की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले आज एक बड़ी खबर आपको बता दूं जो चंडीगढ़ से आ रही है। चंडीगढ़ के सेक्टर 10 में हैंड ग्रेनेड फेंका गया है। एक बंगले के बाहर बताया जा रहा है कि हैंड ग्रेनेड से अटैक किया गया। पंजाब पुलिस के पूर्व एसपी निशाने पर थे, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। पूर्व एसपी पहले ही घर बदल चुके हैं। हरविंदर सिंह रिंदा पर हमला कराने का शक है। हरविंदर सिंह रिंदा अभी पाकिस्तान में है। पिछले साल रिंदा ने घर की रेकी भी कराई थी। पंजाब पुलिस के बर्खास्त कर्मचारियों पर भी शक जाहिर किया जा रहा है। तो पूर्व एसपी के घर पर हमला हुआ है। चंडीगढ़ का पॉश इलाका है ये सेक्टर 10, जहां पर ये देखिए आपको तस्वीरें भी इस वक्त हम दिखा रहे हैं किस तरीके से चंडीगढ़ के पॉश एरिया सेक्टर 10 में हैंड ग्रेनेड से अटैक किया जाता है। एक बंगले के बाहर ये हैंड ग्रेनेड फेंका गया। पंजाब पुलिस के पूर्व एसपी निशाने पर थे। फिलहाल सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं। पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना जो है वो रिकॉर्ड हो गई है। पूर्व एसपी हालांकि पहले ही घर बदल चुके हैं। हरविंदर सिंह रिंदा पर हमला कराने का शक जाहिर किया जा रहा है। हरविंदर सिंह रिंदा अभी पाकिस्तान में। और ये 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। चंडीगढ़ में एक ऐसे ग्रेनेड अटैक हुआ है। निशाने पर पूर्व एसपी थे। फिलहाल सूत्रों से यह जानकारी है। ग्रेनेड फेंकने के आरोपी की तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने है, जिन्होंने ग्रेनेड फेंका और फिर वो यहां से भाग गए। तो चंडीगढ़ में ग्रेनेड अटैक का मामला, हरविंदर सिंह रिंदा पर हमला कराने का शक, जो अभी पाकिस्तान में, क्योंकि पिछले साल रिंदा ने घर की रेकी कराई थी। पंजाब पुलिस के बर्खास्त कर्मचारी भी हालांकि शक के दायरे में है। और ये वो पूरी फुटेज इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिस वक्त यहां पर ये आरोपी पहुंचते हैं। ऑटो में सवार होकर 2 लोग यहां पर आए और हैंड ग्रेनेड फेंककर ये हमला कर फरार हो गए। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। पंजाब पुलिस अब इस मामले की जांच भी कर रही है, लेकिन चंडीगढ़ का पॉश इलाका है ये, जहां पर किस तरीके से हैंड ग्रेनेड फेंका गया। ऑटो में सवार होकर ये आरोपी आते हैं और उसके बाद हमला करके भाग जाते हैं। पुलिस का कहना है कि पहले इस घर की रेकी भी हुई थी और उसके बाद यहां पर जो पूर्व एसपी हैं उन्हें निशाना बनाया गया है। अब इस मामले में आरोपियों की भी तस्वीर सामने आ गई है। जो पूरा घटनाक्रम घटा है, जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया है, उसकी तस्वीरें भी आपके सामने पास ही लगे सीसीटीवी में वो रिकॉर्ड हो गई। और आरोपी की तस्वीर आपके सामने है इस वक्त। ग्रेनेड फेंकने वाला ये आरोपी, जो ऑटो में सवार होकर 2 लोग आए थे, इन्होंने उस घर को पहले पहचाना, उस पर ग्रेनेड अटैक किया और फिर वहां से भाग गए। पंजाब पुलिस के पूर्व एसपी निशाने पर थे। हालांकि पहले ही वो घर खाली कर चुके थे, अभी वहां पर कोई और रह रहे थे। लेकिन शायद इस बात की जानकारी इन आरोपियों को नहीं रही होगी। रेकी करने के बाद ये मालूम इन्हें नहीं पड़ा होगा कि अब शायद वो यहां नहीं रहते हैं, जिसके बाद इन्होंने इस हमले को अंजाम दिया। तो चंडीगढ़ का पॉश एरिया है और यहां पर इस तरीके से ग्रेनेड फेंका जाता है, हमला किया जाता है। सवाल इसको लेकर भी 3 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने। चंडीगढ़ में ये ग्रेनेड अटैक तस्वीरें आप देख रहे हैं और पूर्व एसपी निशाने पर थे। अब आरोपियों की हालांकि तस्वीरें भी सामने आ गई, लेकिन इस मामले में हमारे पास और क्या डिटेल्स हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल इस वक्त जुड़ गए हैं। ज्यादा बातचीत करने के लिए सीधे उनका रुख करते हैं। जगविंदर जी, और क्या कुछ जानकारी इसको लेकर मिल रही है, जो सूत्र बता रहे हैं, या फिर उससे अलग भी कोई इंफॉर्मेशन आपके पास? देखिए, 2-3 चीजें हैं। पंजाब पुलिस और चंडीगढ़ पुलिस के सीनियर अधिकारियों से मेरी बात हुई है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों से भी बात हुई है। खबर ये निकल कर आ रही है कि पंजाब पुलिस के एक रिटायर्ड ऑफिसर को निशाना बनाया गया था, लेकिन ये पता नहीं था हमलावरों को कि वो रिटायर्ड एसपी पिछले साल जब उनकी रैकी करवाई गई थी तो वो ये घर बदल चुके थे। इसके 2 तरह के कनेक्शन सामने आ रहे हैं। पहला कनेक्शन ये सामने आ रहा है कि हरविंदर सिंह रिंदा, जो कि पाकिस्तान में ISI के हाथों में बैठा हुआ भारत का एक गैंगस्टर है, नामी गैंगस्टर है, उसका हाथ हो सकता है। और ये ग्रेनेड कैसे आया? क्या ये पाकिस्तान से भेजा गया या फिर इसे बॉर्डर के जरिए किसी तरह से स्मगल किया गया? और इसके पीछे भी हरविंदर रिंदा पर शक जता रही है पंजाब और चंडीगढ़ पुलिस। दूसरी बात यह है कि पंजाब पुलिस के कुछ डिसमिस्ड, जिनको बर्खास्त किया गया था, वो मुलाजिम भी शक के दायरे में हैं। तो एक रिटायर्ड एसपी को टारगेट करने के लिए कैसे गैंगस्टर और पंजाब पुलिस के डिसमिस्ड मुलाजिमों ने यह साजिश रची, इन तमाम चीजों की परतें खोलने के लिए चंडीगढ़ पुलिस और पंजाब पुलिस दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन चंडीगढ़ में इस तरह की वारदात का होना वाकई अपने आप में न सिर्फ सनसनीखेज है, बल्कि इतने पॉश इलाके में यह घटना हो गई, उसे देखते हुए दोनों पुलिस अलर्ट मोड पर हैं। सुरक्षा और चाक चौबंद कर दी गई है। सीसीटीवी फुटेज की मदद ली जा रही है और गैंगस्टरों की तलाश में कोई और डिटेल्स होगी तो हमारे दर्शकों को जरूर बताइएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जगविंदर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पर नजर रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं पब्लिक इंटरेस्ट में। देश की शांति कौन भंग कर रहा है, इसी सवाल का तिलिस्म आज तोड़ेंगे। देखिए, पिछले कुछ दिनों में देश की तासीर अचानक से तल्ख हो गई। पहाड़ से लेकर मैदान तक
आक्रोश के अंगारे सुलग रहे हैं। सवाल फिर वही है कि शांति और सुकून के माहौल को आखिर बिगाड़ कौन रहा है। विरोध और बगावत की भट्टी में आज 3 मुद्दे बेहद ज्वलंत रहे। जिस शिमला की ठंडक की मिसाल उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ देते हैं, शांत और ठंडा रहने वाला वो शिमला आज मस्जिद के मुद्दे पर फिर से सुलग उठा। क्या मस्जिद की अवैधता भर का विरोध है या फिर बवाल के पीछे कोई और सियासी प्रयोग है? शांति भंग पर सियासत का एक छोर मणिपुर में भी एक्टिव है। पौने 2 साल से मणिपुर अशांत है। कुकी मैती की लड़ाई में सूबा फिर सुलग उठा है। इंटरनेट, स्कूल, कॉलेजेस सब बंद हैं। मस्जिद और मणिपुर के मुद्दे के बीच एक मुद्दा देश विरोधी सोच और विचारों वाली राजनीति का भी है। राजनीति के सेंटर में राहुल और अमेरिकी सांसद इल्हान उमर की मीटिंग है, जिस पर देश का सियासी माहौल इस वक्त काफी गर्म हो चला है। तो सियासत के इसी शांति भंग वाले एपिसोड की पड़ताल के लिए मैं आज आपको सबसे पहले शिमला लेकर चलूंगी। छुट्टियों में जिस शिमला का रुख लोग सुकून के लिए करते हैं, उस शिमला को अशांति की भट्टी में आखिर कौन है जो झोंक रहा है और क्यों? आखिर शिमला में मजहबी आग की असली कहानी है क्या? शिमला में मस्जिद के मुद्दे पर फिर मचा घमासान। इबादत गाह ने बढ़ाया हिमाचल का सियासी तापमान। जो हिंदू संगठन है और यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनकी जन भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। हिंदू संगठनों के भावनाओं की बात है, आरएसएस के संगठन की बात है। हम उनके संवेदनाएं हमारी उनके साथ है। कानून से ऊपर कोई भी नहीं। संजौली बाजार में खड़ी इस मस्जिद को लेकर जो तकरार शुरू हुई थी, आज उसी मुद्दे पर शिमला की सड़कों पर आर पार की नौबत आ गई। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है और सामने से जो प्रदर्शनकारी हैं वो हटने के लिए तैयार नहीं है और जो पुलिस की बैरिकेडिंग है वो इस समय प्रदर्शनकारियों के हाथ लग गई है। मस्जिद के कथित अवैध निर्माण के खिलाफ प्रदर्शन के लिए प्रशासन ने इजाजत नहीं दी, तो मनाही के बावजूद हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शिमला की सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों के तेवरों को भांपते हुए प्रशासन ने पहले से ही मोर्चा संभाल लिया था, लेकिन मस्जिद गिराने की मांग कर रहे लोगों की तादाद बढ़ने लगी तो पुलिस ने लोगों पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। कई घंटों तक चले इस टकराव के बाद आखिरकार पुलिस प्रदर्शनकारियों को पूरे इलाके से हटाने में तो कामयाब हो गई, लेकिन मस्जिद को लेकर शुरू हुए विवाद से शिमला की शांति में पड़ी खलल अभी बरकरार है। तो संजौली से उठी मजहबी आग और कहां खलल डालने वाली है? मस्जिद में ऐसा क्या है जिसने शिमला को सुलगा कर रख दिया है? और शिमला से 138 किलोमीटर दूर मंडी के भाईजान आखिर क्यों टेंशन में है? वहां मस्जिद पर क्यों विवाद हो रहा है? हिमाचल की शांत फिजाओं में घुलते मजहबी जहर की टेस्टिंग भी जरूरी थी। संजौली और मंडी के मुसलमान मस्जिद वाले घमासान को किस तरह से देखते हैं? वैधता और अवैधता की इस लड़ाई में कौन कितनी मजबूती से खड़ा है? संजौली की जिस मस्जिद पर बवाल है, वो मस्जिद कैसी है? मस्जिद में ऐसा क्या है जिसने शांत शिमला को सुलगा दिया? इन सवालों का तिलिस्म तोड़ने एबीपी न्यूज के संवाददाता सचिन संजौली की उसी मस्जिद में पहुंचे। वहां क्या दिखा? क्या विवाद का सिरा मिला? ये सामने जो मस्जिद है, दरअसल इसको लेकर विवाद है कि ये मस्जिद अवैध बनाई गई है। मामला कोर्ट में है। अब हिंदू संगठन कह रहे हैं कि इसको गिराया जाना चाहिए, पर जो वक्फ बोर्ड है वो कह रहा है कि अदालत की तरफ से जो भी आदेश होगा हम उसको मानेंगे। मस्जिद का मुद्दा गर्म है, इसीलिए इमाम साहब कैमरे पर नहीं आए। मस्जिद से जुड़े विवाद की फाइल खंगालने पर पता चलता है कि जो मस्जिद विवादों में है उसका निर्माण साल 2010 में शुरू हुआ था। जिस जमीन पर मस्जिद है वहां एक दुकान हुआ करती थी, लेकिन वहां पर धीरे धीरे 5 मंजिला इमारत खड़ी कर दी गई। 6750 स्क्वायर फीट से ज्यादा का निर्माण हो चुका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जमीन हिमाचल सरकार की है,
मस्जिद मैनेजमेंट का दावा है कि जमीन वक्फ बोर्ड की है। मस्जिद विवाद की हदें शिमला तक ही सिमटी हों, ऐसा नहीं है। संजौली से 138 किलोमीटर दूर हिमाचल का मंडी मस्जिद पर वहां भी बवाल है। मंडी के जेल पर बनी ये मस्जिद भी विवादों में है। विवाद अवैध निर्माण को लेकर है, जिसे लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। विवाद की वजह क्या है, ये भी जान लीजिए। दावा है कि मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी है। जमीन पर कब्जा नूर बीबी और मस्जिद बनाने वाली संस्था अहले इस्लाम का है। आरोप है कि 240 स्क्वायर मीटर अवैध कब्जा किया गया है। अभी जो है ये जो प्रोसीडिंग है, इंक्वायरी की जो प्रोसीडिंग है, वो टीसीपी के सेक्शन 38 और 39 में की जा रही है और अभी अंतिम चरण में है। एक सभ्य समाज में हर व्यक्ति को ऐसे प्रोसेस का साथ देना चाहिए, उसके साथ जुड़ना चाहिए, साथ देना चाहिए, ना कि उसके अगेंस्ट जाकर के या किसी समुदाय विशेष के प्रति कोई ऐसी बात की जानी चाहिए। सिस्टम की दलीलों को मस्जिद मैनेजमेंट कैसे देखता है? मुगलों के शासन का बना गया था यहाँ से, तो वो अवैध था, कैसे अवैध हो जाएगा? वो यहाँ से हिंदुस्तान से प्यार था वो यहाँ रहे, जिन्हें हिंदुस्तान से प्यार नहीं था वो चले गए। एबीपी न्यूज रिपोर्टर परी शर्मा मस्जिद विवाद की जड़ें खंगाल रही थी। विवाद को भाईजान कैसे देखते हैं? कोई सी भी ऐसी जगह हम जो है नहीं बनाएंगे जहां धार्मिकता को ठेस पहुंचे, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। और जैसे ही कोर्ट का आदेश आएगा, जिस तरह से भी आएगा, हमें पता है कि हमें पूरा भरोसा है न्याय पे। वैसे शांति तो मणिपुर की भी 16 महीनों से भंग है। पौने 2 साल पहले शुरू हुआ कुकी मैती विवाद फिर से आक्रोश के अंगारों में बदल चुका है। हिंसा की आग मणिपुर को फिर से डराने लगी है। अब सवाल है कि मणिपुर के जख्म भरेंगे कब मणिपुर शांति पथ पर लौटेगा? और यह सवाल इसीलिए क्योंकि इस हिंसा में मणिपुर ने बहुत कुछ खो दिया है। 250 से ज्यादा लोग मारे गए, हजारों घरों को फूंक दिया गया। फिर भी हिंसा है कि रुक ही नहीं रही है। लेकिन ऐसा क्यों है? कौन है जो मणिपुर की शांति का दुश्मन है और मणिपुर चाहता क्या है? बारूद में घुटते मणिपुर से पहली ग्राउंड रिपोर्ट बहुत शॉकिंग है। आक्रोश की भट्टी कब तक धधकती रहेगी? कब तक यूं ही लड़ता झगड़ता रहेगा मणिपुर? हिंसा के अंगारे कब तक मणिपुर की शांति को यूं ही भस्म करते रहेंगे? पिछले 16 महीनों में दिन बदले, तारीखें बदली, लेकिन मणिपुर के हालात नहीं बदले। कुछ महीनों से मणिपुर शांत था, लेकिन अचानक आक्रोश की ज्वाला फिर से धधक उठी। छात्र सड़कों पर हैं, हाथों में पत्थर, आसमान में रॉकेट, ड्रोन और फिजाओं में बारूद की ये गंध कब तक घुलती रहेगी? कल जहां बवाल था, आज वहां क्या हाल है? मणिपुर के सिसकते जख्म कैसे हैं? ये जगह कल एक बड़े विरोध का सेंटर थी। 5 दिन का यहाँ पर कर्फ्यू है। आपको सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई पड़ेगा। वो एम्बुलेंस जा रही है वहाँ पर दिखाई दे रहा है हमको। इस तरह की जो आवश्यक सेवाएं हैं वो ही दिखाई पड़ रहे हैं। इंटरनेट बंद है, स्कूल कॉलेजेस पर ताला चढ़ा है, सड़कों पर सन्नाटे के सिवा कुछ भी नहीं है तो सिर्फ आक्रोश के अंगारों में जले कटे वाहन। ये इम्फाल वेस्ट है, में इमा मार्केट के पास हमको ये तस्वीर दिखाई पड़ रही है और ये विद्यार्थियों का जो आक्रोश है वो आक्रोश सैलाब बनकर के फूटा है और उस सैलाब के चपेट में आकर के जो ध्वंस हुआ है उसके निशान यहाँ पर जगह जगह दिखाई दे रहे हैं। झेलने की एक सीमा होती है, क्या क्या नहीं झेला मणिपुर ने। 497 दिनों में 5000 हिंसक घटनाएं झेली, 225 लोगों को मरते देखा, 10,000 से ज्यादा FIR होते देखी, 70,000 लोगों को घर बार छोड़कर जाते हुए देखा, 5200 दुकान और मकानों को जलते देखा। मणिपुर के जख्मों पर मरहम कैसे लगेगा? मणिपुर को कौन शांति लौटाएगा? सियासत इन सवालों पर अशांत है। देश के प्रधानमंत्री के पास 1 मिनट का वक्त नहीं है कि वो मणिपुर चले जाएं। वो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ग्रीस, रूस, यूक्रेन सब जगह घूमाते हैं।
बस मणिपुर नहीं जाते हैं। प्रधानमंत्री हल्के स्तर की राजनीति खेलना बंद करें और सरकार चलाने पे फोकस करें और मणिपुर को इस देश का हिस्सा माने और वहां जाने की हिम्मत दिखाएं, वहां जख्मों पर मलहम लगाएं। यही काम प्रधानमंत्री का होता है। ये ट्विटर खेलना नहीं होता प्रधानमंत्री का काम। वैसे अशांत तो राजनीतिक गलियारे भी हैं। एक अमेरिकी सांसद है और नाम है इल्हान उमर। अपने अमेरिकी दौरे के आखिरी दिन राहुल गांधी ने इल्हान उमर से मुलाकात क्या की, देश में तो सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। राजनीतिक तलखी जब और बढ़ गई जब खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत पन्नू विरोध के अखाड़े में कूद गया। सरकार भी एक्टिव हुई। सिख फॉर जस्टिस पर 5 साल के लिए बैन बढ़ा दिया गया। लेकिन अब सवाल यहां यह है कि भारत विरोधी है कौन? Misquoted me yesterday saying that I'm against reservation. I've been saying again and again and again, we're going to increase reservations beyond 50%. I'm not against reservations. I don't think the BJP, in a fair election, they were nowhere near to fair. As a Sikh is going to be allowed to wear his turban in India, or he as a Sikh is going to be allowed to wear a kada in India, or he as a Sikh is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about. दिल्ली से 12,000 किलोमीटर दूर अमेरिका के वॉशिंगटन से 3 दिन में राहुल गांधी ने 3 बड़े सियासी बाउंसर मारे। विचारधारा, निष्पक्ष चुनाव और पगड़ी पर राजनीति की शांति भंग हुई। अब सियासत का बीपी वॉशिंगटन से रिलीज हुई इस तस्वीर पर बढ़ा है। तारीख 10 सितंबर, वॉशिंगटन डीसी, रेबन हाउस। मंगलवार देर रात की बात है। अमेरिका दौरे के आखिरी दिन राहुल गांधी वॉशिंगटन डीसी के रेबन हाउस में थे। सामने अमेरिकी कांग्रेस का डेलीगेशन था। मैन ब्रेडली, जेम्स शर्मन के साथ अमेरिकी सांसद इल्हान उमर बैठी थी। राहुल इल्हान की इसी मीटिंग पर सियासतदानों की शांति भंग हो गई है। अब वो बचकानी हरकतें नहीं कर रहे हैं, अब वो खतरनाक और शैतानी हरकतें कर रहे हैं। अब वो हर उस ताकत के साथ हैं जो भारत को कमजोर देखना चाहती है। प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं तो छिप छिप कर किससे मिलते हैं? हम तो खुलेआम मिल रहे हैं और एक समूह में मिल रहे हैं। कोई हमें छिपाने वाली बात ही नहीं है। आप छिप छिप के किससे मिलते हैं ये बताइए। भरत जोटवानी कौन है जो आपके इवेंट मैनेजमेंट करता है? इल्हान से राहुल का मिलना और सिखों पर बयान देना खालिस्तान के आकाओं को खूब रास आया। गुरपतवंत पन्नू राहुल के बयानों से गदगद हुआ तो राजनीति की शांति फिर भंग हुई। पाकिस्तान से लेके पन्नू तक की और इल्हान उमर तक उनकी तारीफों में जो पुल गढ़े जा रहे हैं। राहुल गांधी जी की गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी देश और विदेश में स्पष्ट तौर पर दिखाती है कि आज भी वो जिम्मेदारी मिलने के बावजूद भी गैर जिम्मेदाराना बयान ही देंगे। वैसे खतरा तो भारतीय रेल पर भी मंडरा रहा है। पिछले 72 घंटों में भारतीय रेल का 2 बड़ी साजिशों से सामना हुआ है। आज ट्रैक वाली साजिश के 2 मोहरे भी पकड़े गए। लेकिन भारतीय रेल को बेपटरी करने की साजिश रच कौन रहा है? षड्यंत्र की फाइल आज हम खोलेंगे। यूपी के कानपुर में रेल की पटरी पर सिलेंडर रखकर कालिंदी एक्सप्रेस को डीरेल करने की साजिश के मामले में जांच के दौरान एजेंसियों को एक बड़ा सुराग हाथ लगा है। साजिश के तार जोड़ने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगालने के दौरान पुलिस को मौकाए वारदात से कुछ दूरी पर मौजूद एक सीसीटीवी की ये तस्वीरें हाथ लगी हैं। इन तस्वीरों में बाइक सवार 2 युवक दिखाई दे रहे हैं। दोनों संदिग्ध टोल प्लाजा पार करते करते अचानक रुककर आपस में बात करते हुए दिखाई देते हैं और कुछ देर बाद दोनों वहां से चले जाते हैं। दोनों संदिग्धों की मौजूदगी उसी वक्त की बताई जा रही है जब रेल ट्रैक पर रखे सिलेंडर से कालिंदी एक्सप्रेस की टक्कर हुई थी। इसी तस्वीर की मदद से पुलिस और एजेंसियां अब उन संदिग्धों तक पहुंचकर कालिंदी एक्सप्रेस को पलटने की साजिश की कड़ियां जोड़ने में जुट गई हैं। बहुत ही गंभीर घटना है। रेलवे सुरक्षा, यात्रियों की सुरक्षा और रेलवे की जो प्रॉपर्टी की सुरक्षा, इसमें सरकार गंभीर है, उत्तर प्रदेश पुलिस गंभीर है। इसी बात को लेकर हम एक रणनीति बना के आगे बढ़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी इस घटना का पर्दाफाश होगा।
जांच में शामिल एनआईए ने इस मामले में शाहरुख नाम के शख्स को भी हिरासत में लिया है। क्राइम ब्रांच ने शुरुआती जांच में पूछताछ के बाद शाहरुख को छोड़ दिया था, लेकिन शाहरुख का क्राइम रिकॉर्ड देखते हुए एनआईए की टीम उसे दोबारा हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। ट्रैक पर दौड़ती साजिश का फन भारत जरूर कुचलेगा। एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। ट्रेन ट्रैक की सुरक्षा को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सभी ट्रेनों के इंजन और बोगियों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। तो ट्रेन और ट्रैक की सुरक्षा के लिए सरकार का ये बड़ा फैसला, ट्रेनों की सुरक्षा के लिए इंजन और बोगियों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। तो जिस तरीके से ट्रेन और ट्रैक की सुरक्षा को लेकर बीते कुछ दिनों हुई घटनाओं के बाद सवाल खड़े हुए, उसके बाद सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। एहतियातन अब ट्रेन के भीतर और ट्रैक के आसपास भी सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे।